पर राजनेताओं में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। सभी अपने अपने मूड में नजर आ रहे हैं और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है और उनके बयान इस बात की घोषणा कर रही है कि आपस में सभी की ठनी नजर आ रही है। आपको वो कुछ बयान सुनाते हैं जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान किस तरह का माहौल रहा और कैसे राजनेताओं में आपस की भिड़ंत होती दिखाई दी। सबसे पहले हम आपको किरण रिजिजू का बयान सुनाएंगे जिसमें साफ तौर पर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस संसद में हम बैठे हैं ना वो भी वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड ने संसद पर भी अपना दावा ठोका है। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं ये पार्लियामेंट बिल्डिंग इसको भी क्लेम किया जा रहा था। वक्फ बिल पर पूरी बहस एक तरफ थी लेकिन अमरिंदर राजा का जो बयान था वो एक तरफ था। जिस तरह का जोश भरा उन्होंने बयान दिया है वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो पहले आपके बयान सुनिए। सरदार हूँ और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है आप उसमें भी संशोधित करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे फिर सिख मारेंगे फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। अमरिंदर सिंह राजा ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद साफ तौर पर जब आप अमित शाह का बयान सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अमित शाह ने साफ तौर पर जब इस बिल को लेकर चर्चा हो रही थी तो साफ ये कहा संसद का कानून है, स्वीकार तो हर किसी को करना पड़ेगा, जो नहीं चाहता है उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। सुनिए जरा इस बयान। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है और मान्यवर यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार तो करना पड़ेगा। अमित शाह ने जरूर इस बात को कहा कि संसद का कानून है तो स्वीकार तो करना पड़ेगा, लेकिन तेजस्वी यादव किसी और मोड में नजर आए। जब आप तेजस्वी यादव को सुनेंगे तो साफ तौर पर वो ये कहते नजर आए कि तेजस्वी यादव की जब सरकार आएगी तो ये जो कानून है ये कूड़ेदान में आपको नजर आएगा। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों ने पास करके भेजा था। कोई कह रहा है कि कूड़ेदान में नजर आएगा, कोई कह रहा है कि हम इस बयान को ही नहीं मानेंगे, कोई कह रहा है कि हम इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर उन सभी को एक संदेश देते हुए क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने ये भी सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा मनमानी नहीं चलेगी। अब जिस तरह की मनमानी आप चला रहे थे अब ये नहीं चलेगी। वक्फ बिल लाने के बाद प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते भी नजर आए। आपको सुनाते हैं। देख रहे हो यहाँ पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। लेकिन इसी के उलट अगर हम देखें तो ममता बनर्जी क्या कहती नजर आई हैं। ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही हैं कि ये स्वीकार करने लायक बिल है ही नहीं। और क्या कुछ कहा है ममता ने, ये भी सुनिए। But work of property also it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything.
but one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. ममता अपनी बातें कर रही थी, लेकिन अगर बात इमरान प्रतापगढ़ी की करें तो आपने इमरान प्रतापगढ़ी को भी सुना होगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस शेरो शायरी के अंदाज में अपनी बात को बयान किया है वो भी काफी दिलचस्प नजर आया। जरा सुनिए। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। अब बारी थी जियाउर रहमान बर्क की। जियाउर रहमान बर्क जब आए तो साफ तौर पर वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि जो हिंदुस्तान है जहाँ पर वो रहते हैं ये उनकी भी जमीन है, और खुलकर सबके सामने एक बगावती सुर में वो ये कहते नजर आए कि हम इस देश के नौकर नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। जरा सुन लीजिए बर्क को भी। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। देश का जब बंटवारा किया था माननीय अध्यक्ष जी, तो उस वक्त अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं, और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। जब नाम सुधांशु त्रिवेदी का आए तो साफ बात है कि किस तरह का माहौल बनेगा ये सभी जानते हैं। जो तीर था सुधांशु त्रिवेदी का वो किसी ने पकड़ने की कोशिश की तो साफ अंदाज में इस बिल पर चर्चा करते वक्त ये कह पड़े सुधांशु त्रिवेदी कि उड़ता हुआ तीर भाई क्यों ले रहे हो आप? आपका तो हमने नाम भी नहीं लिया और उड़ता हुआ तीर ही आप ले रहे हो। तो पहले ये बयान सुनिए। मैंने नाम किसी का नहीं लिया सर, आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैं पूरी बात करूं, सभापति महोदय, तमिलनाडु से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, और मैं सारे सदन से कहना चाहूंगा डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है, दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था, आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वो इस सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया, सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? देखिए आपने सभी बड़े राजनेताओं के बयान सुने, जिस तरह से वक्फ बिल पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद भी लगातार राजनेताओं के इस पर बयान आ रहे हैं, वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि राजनेताओं की आपस में फिलहाल ठनी नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ के बयान को आप सुनिए, योगी आदित्यनाथ भी ठने हुए नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी ठने हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्फ बिल पर बहुत ही जो चर्चा सार्थक होनी चाहिए थी वो हुई है, लेकिन फिलहाल राजनेता आपस में ठने हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।